मैं अपने सारे YouTube दर्शकों से या सभी छात्रों से ये आज YouTube पे ये वीडियो लेके आ रहा हूँ कि आज हम डुमरांव के शिक्षक यानी अजितेश तिवारी सर जो हैं उनका इंटरव्यू के लिए आए हैं। आप लोग को पता होगा कि मैंने एक डुमरांव के टॉप 10 टीचर का एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ शिक्षकों का नाम छूट गया है, तो मैं उसके लिए सारे शिक्षकों से माफ़ी मांगता हूँ। और कुछ उसमें ये गलती मैं कर दिया हूँ कि उसमें जो भी टीचर हैं उनका एक्सपीरियंस हम अपने अनुभव के आधार पर बताए हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। मुझे लगा कि मैं ये गलत किया हूँ। तो जो शिक्षक हमको लग रहा है कि जो 15 साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं उन शिक्षकों से अपने YouTube के द्वारा माफ़ी मांगता हूं और साथ ही अजितेश सर से भी माफ़ी मांगता हूं कि मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिए हैं कि एक्सपीरियंस क्या है। तो आज हम अजितेश सर के क्लासरूम पे आए हैं इंटरव्यू के लिए, तो आइए आप लोग को मिलवाते हैं अजितेश तिवारी सर से जो कि इंग्लिश के शिक्षक है। और आज हम इनसे पूछेंगे, जानेंगे प्रश्न में कि सर कब से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं और कब से साफाखाना रोड में आप पढ़ा रहे हैं। आलोक जी, सबसे पहले धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों के लिए को मेरे तरफ से अभिवादन। मैं कुछ भी बताने से पहले आपसे बताना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि आपने इंटरव्यू लिया या टॉप 10 टीचर्स के बारे में बताया, देखिए आपने अपने तरफ से जितनी जानकारी थी उस आधार पर किया और ये गलती होना स्वाभाविक है, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है तो छात्र भी जानते हैं कि कौन कितने दिनों से पढ़ा रहा है और एक्सपीरियंस होता है, जानकारी के अभाव में थोड़ा 19-20 होता है, इसलिए इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। आपने सबसे पहले तो आपने एक अच्छा काम किया कि आपने लोगों को हाईलाइट किया, बताया कि हाँ डुमरांव में कौन कौन से टीचर्स हैं। और टॉप की तो बात मैं नहीं कहूँगा, सारे शिक्षक अच्छे हैं, सब लोग एक समान पढ़ाते हैं, 19-20 सबका अपना पढ़ाने का तरीका है, तो इसलिए टॉप वाली बात मैं नहीं कहूँगा। हाँ, हो सकता है कि आप सारे शिक्षकों के नाम से परिचित ना हो तो कोई छूट गया, तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप पुनः दोबारा कभी वीडियो बना के उन लोगों का भी नाम मेंशन कर सकते हैं। तो जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं आपको बताऊं, मैं शुरू से कोई शिक्षक बनने के लिए नहीं था, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि शिक्षक बनना। हाँ, मुझे लोगों को बताना अच्छा लगता था, जिसे भी कोई डाउट होता था मैं स्कूल टाइम से बताता हूँ। जब मैं 4, 5, 6, 7 में पढ़ा करता था तब भी किसी को डाउट होता था, कुछ मुझे लगता था कि ये मेरा दोस्त काफ़ी कमज़ोर है, तो मैं लंच टाइम में रुक के या क्लास के बाद रुक के उसको बताया करता था। ये मुझे अच्छा लगता था, लेकिन प्रोफेशनली टीचर बनना मुझे मतलब नहीं था कि दिमाग में कि टीचर बनूंगा। पहली बात, लगभग 2004 में मैंने 4-5 महीने टीचिंग की, लेकिन फिर मैंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उसको छोड़ दिया और मूल रूप से मैं टीचिंग में 2011 से आया। जब मैंने एक मित्र के कहने पे एक कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट में एज ए स्पोकन इंग्लिश के टीचर के रूप में मैंने वहाँ समय दिया 4-5 महीने, और फिर मैं बीच में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को पढ़ाने के लिए मैं उसकी थोड़ी स्टडी करने में पटना चला गया। तो 5-6 महीने का ब्रेक रहा और फिर मैं वापस जब आया 2012 में फरवरी-मार्च में, तब से मैं कंटिन्यू हूँ। और साफाखाना रोड की बात है तो मैं साफाखाना रोड में लमसम 2015 के आसपास पहली बार गया और कुछ दिन पढ़ाने के बाद मुझे वहाँ थोड़ा शोरगुल से बहुत परेशानी होती थी, तो मैंने क्लास वापस शिफ्ट कर दिया अपने घर पे। लेकिन अभी मैं हाल फिलहाल में 2020 में मैंने पुनः वहाँ क्लास स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि पूरा मार्केट वहाँ है, आप जानते ही हैं, और जहाँ भीड़ होती है निश्चित है कि हमारे लिए भी सुविधाजनक होता है कि बच्चे आसानी से हम तक अप्रोच करें। जो जानते हैं वो तो आते हैं, जो नहीं भी जानते हैं उनको भी लगता है कि ये टीचर हैं तो इनके यहाँ चलना चाहिए, पढ़ के देखना चाहिए। तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से तो मार्केट में ही जाना उचित था, तो फिर मैं वहाँ गया। सर ये बता दीजिए कि एग्जैक्ट रूप से आप कब से टीचिंग स्टार्ट किए हैं। मैंने आपको बताया 2011 से, बीच में 4-5 महीने के गैप को छोड़ दिया जाए तो 2011 से मैं कंटिन्यू हूँ। 2011 से मतलब सर ने अभी बताया कि 2011 से सर लगातार उसी टाइम से टीचिंग लाइन में है, यानी कि एक्सपीरियंस की बात तो सारे लोगों को, यानी जो भी शिक्षक गण हैं या जो भी छात्र गण हैं उनको तो ये चीज क्लियर हो गया कि अजितेश सर कब से पढ़ा रहे हैं और इनकी एक्सपीरियंस क्या है, मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। सर ये बताइए कि जब से आप पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम से आपके यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट पढ़े होंगे, बहुत अच्छा किए होंगे, तो सर उसमें सबसे बेस्ट स्टूडेंट आपका कौन रहा था। देखिए, एक शिक्षक के लिए सारे विद्यार्थी बेस्ट होते हैं,
और किसी एक को बढ़िया कहना बाकियों के साथ नाइंसाफी होगी। हाँ, सफल छात्रों की बात कीजिएगा तो मैं जब से पढ़ा रहा हूं तब से 100 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग गवर्नमेंट जॉब में मतलब गवर्नमेंट जॉब मिला उन्हें। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनमें से लगभग सभी विद्यार्थियों ने ये मुझसे कहा कि सर इंग्लिश के चलते ही मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी। तो कुछ ऐसे भी छात्र थे जो ऑलरेडी नौकरी में थे और प्रमोशन के लिए उन्हें 2 महीने 3 महीने की छुट्टी मिली थी प्रमोशन के लिए, एग्जाम के लिए। तो वो लोग भी मेरे संपर्क में आए, उन लोगों ने भी मेरे यहाँ पढ़ाई की और एग्जाम दिया और वो लोग सफल हुए। तो हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ प्रिय विद्यार्थी होते हैं, जिसमें अभी साल 2 साल पहले मेरा बहुत प्रिय विद्यार्थी था आकाश राय नाम से, जिसको अभी नेवी में नौकरी मिली। उसके पहले भी काफ़ी अच्छे अच्छे विद्यार्थी रह चुके हैं, जो एक विवेक हैं, वो भी नेवी में 4-5 साल पहले सेलेक्ट हुए थे। और ऐसे एक अर्जुन नाम के विद्यार्थी हैं। तो कई सारे विद्यार्थी हैं जो अलग अलग नौकरी में हैं इंग्लिश के चलते, और सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे थे। और अभी वर्तमान में भी कुछ जूनियर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब स्कूल टाइम में ही वो कंपटीशन लेवल की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बना लेते हैं। ये मैं अपने लिए उपलब्धि कहूँगा कि मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ कि मैं बच्चों की क्लास न देखूँ। मुझ पे वैसे अक्सर ये लोग आरोप लगाते हैं कि सर सारे क्लास के बच्चों को एक साथ मिला के पढ़ाते हैं। तो मेरा तर्क ये है कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोई क्लास नहीं होता है, आपकी जानकारी का जो स्तर है उस स्तर से आपका विभाजन किया जा सकता है। तो मैं बच्चों में प्रतिभा देखता हूँ। अगर मुझे लगता है कोई 8वीं क्लास का बच्चा है और वो बहुत अच्छा कर रहा है तो मैं उसको सीनियर्स के साथ भी बिठा के उसको ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। और इसका लाभ भी मिला है कि मैट्रिक करने के या इंटरमीडिएट करने के तुरंत बाद ही उन्होंने कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्राप्त कर लिया। यानी कि आप लोगों ने अजितेश सर से सुना कि सर कितने कंफर्टेबल तरीके से पढ़ाते हैं। यानी सर को ये नहीं लगता है कि वो बच्चा छोटा है या छोटे क्लास में है, यदि उसमें प्रतिभा है, यदि उसमें क्वालिटी है तो उसको सर आगे की ओर प्रेरित करते हैं, सीनियर स्टूडेंट सबके साथ बैठाते हैं, पढ़ाते हैं और उसको योग्य बनाते हैं। जहां तक अभी सर ने बात किया, आकाश राय जो कि एयरफोर्स में है या नेवी में है, चाहे बहुत सारे अभी स्टूडेंट है, यानी कॉम्पिटेटिव की बात की जाए तो सर के पास से बहुत सारे छात्रों का जॉब भी लग चुका है। सर तो ये बताइए कि आप तो इंटर क्लास के भी पढ़ाते होंगे बच्चे को, तो सर इंटर क्लास में आपके यहाँ का इस बार का परफॉर्मेंस क्या रहा छात्रों का? इस बार की बात करूं तो मैं बाकी सारे सालों से काफ़ी बेहतर रहा। ऐसे तो एवरेज हर साल कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन इस बार मैंने जितने भी विद्यार्थी पढ़ाए हैं उनमें से ज़्यादातर बच्चे 85-90 के बीच में हैं। और जो हाईएस्ट मार्क गेटर है, एक तो मेरे यहाँ की बच्ची है कॉमर्स की, जो इंग्लिश मेरे यहाँ पढ़ती थी, शीतल कुमारी, जो इस बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, उसका 96 नंबर है। और एक और लड़की है आकांक्षा पांडे, जिसका 98 नंबर है 100 मार्क्स के इंग्लिश में। और 50 मार्क्स के इंग्लिश में एक 47 या 46 ऐसे ही है। और मतलब ओवरऑल 200, चूँकि हम लोग हिंदी भी पढ़ाते हैं तो मतलब 90% से ज़्यादा ही। और मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने उम्मीद की थी, जिसको मैंने पढ़ाया था अच्छे से, टेस्ट मैंने लिया था तो मुझे लगा था, तो अधिकतर बच्चे 90 नंबर से अधिक हैं, 92, 94, 96, 98 हाईएस्ट है। यानी कि जो भी सर के पास पढ़े हैं स्टूडेंट, उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स सर के पास से 98 गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 100 में 98, जहां जिस इंस्टीट्यूशन से जो छात्र 98 ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टडी क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं। सर ने बच्चे लोगों का नाम भी एक्सप्लेन किया, तो आप समझ सकते हो कि 100 में 98 कोई आम चीज नहीं है। यानी वो सर उस बच्चे में जुनून डालते हैं, वो चीज पढ़ाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो भी हैं कि सर क्या पढ़ाते हैं। सर अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इसमें सर आप ऑनलाइन क्लासेस तो कराते ही होंगे, तो सर उसका क्या है, थोड़ा सा इसकी जानकारी दे दीजिए। देखिए, मैं YouTube पे तो काफ़ी पिछले 1-1.5 साल से वीडियोस डालता हूँ अपने टीचिंग के, आपने भी देखा ही होगा। लॉकडाउन में भी मैंने काफ़ी प्रयास किया, चूँकि इंटरनेट की स्पीड कम होने के चलते मैंने लाइव क्लास का प्रयास तो किया, लेकिन वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने वीडियोज़ अपलोड किए। दुर्भाग्यवश बीच में मैं जो मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करता था उसका कैमरा, तो फ़ोन ही ख़राब हो गया, बैटरी ख़राब हो गई और कैमरा भी उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो पिछले 15-20 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। मैंने नया फ़ोन ऑर्डर किया, लॉकडाउन में फ़ोन भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने फिर नया फ़ोन ऑर्डर किया है। हो सकता है 2-4 दिन में आ जाए, तो मैं फिर से वीडियोस कंटिन्यू करूँगा। तो तब तक मैंने बीच में कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड में कुछ वीडियोस डाले थे। और मैं चूँकि
देखिए 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा ऑनलाइन टीचिंग को लेके। सारे बच्चे जो क्लास में उतने कंफर्टेबल नहीं होते वो ऑनलाइन टीचिंग में कंफर्टेबल होंगे, ये तो आप भी सोच सकते हैं कि ये सोचना बेवकूफ़ी है। जो बच्चे क्लास में उतने अच्छे से नहीं समझ पाते वो ऑनलाइन टीचिंग में भी, हाँ ऑनलाइन टीचिंग में भी वही बच्चे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं जो क्लास में भी काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो मान लीजिए कि वीडियोस तो हम लोग बहुत बनाते हैं, लेकिन थोड़े व्यूज़ वगैरह जब कम रहते हैं तो ये लगता है कि बच्चे कम देख रहे हैं, तो थोड़ा हमें भी बुरा लगता है कि एक तो लॉकडाउन है और निश्चित है कि हम लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो उससे हमें आर्थिक कोई लाभ तो नहीं मिलने वाला है। तो बिना आर्थिक लाभ का सोचे ताकि बच्चों का समय बाधित मतलब खराब ना हो, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके बावजूद भी हम लोग वीडियोज़ डालते रहते हैं। तो हम बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो देखें। और मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस डाले हैं वो काफ़ी सब्जेक्टिव हैं और मतलब पर्टिकुलर टॉपिक्स को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो दूसरे जगह के बाहर के लोग हैं, उनके भी कमेंट्स आते हैं कि सर आपके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, ग्राफिक तरीके से पढ़ाते हैं। तो मैं कहता हूँ मैं बस अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है। तो एक चीज़ और बताइए, आपके जो ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं तो उसके चैनल के कुछ नाम होंगे, तो वो बता दीजिए कि उस चैनल के नाम क्या है। एक्चुअली चैनल का नाम और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम सेम है, इंग्लिश जंक्शन बाय अजितेश सर करके है। इंग्लिश जंक्शन नाम से ऐसे कई चैनल है, लेकिन पूरा चैनल का नाम है इंग्लिश जंक्शन बाय अजितेश सर। और उसमें EJ करके मैंने एक लोगो भी डाला हुआ है ताकि पहचान में आ जाए। यानी आप सभी को बता दें कि जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं वो एक चैनल है जो अजितेश सर का, इंग्लिश जंक्शन बाय अजितेश सर, तो उस पर जाके अपने 11th 12th या कॉम्पिटिटिव के जो भी वीडियो सर ने अपलोड किया उसको देखें। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो कोई ये नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें, लेकिन आप वीडियोस को देखें यदि आप पढ़ने वाले छात्र हो तो। अगर आप उसको देखिएगा तो आपको लाभ जरूर होगा। रहा सवाल, सर ने अभी बताया कि मैं YouTube पे वीडियो डालता हूं, व्यूज नहीं आते हैं, तो इसके लिए मनोबल किसी भी शिक्षक हो या कोई भी स्टूडेंट हो, अगर मेहनत करते हैं ऐसा होता है तो मनोबल किसी का भी छोटा होने लगता है। हालांकि सभी स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि जो भी शिक्षक जो भी डालते हैं वीडियो, उनको जरूर आप लोग एक बार देखिए। बिना देखे आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि सर क्या पढ़ाएं। मैं खुद एक शिक्षक हूं और मैंने सर का एक वीडियो देखा जो प्रीपोजिशन का था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब हम देखे तो मुझे लगा कि हाँ सही में कुछ पढ़ाने वाले हमारे डुमरांव में भी शिक्षक हैं, तो मुझे लगा कि बहुत सर ने अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो को देख के काफी मुझे खुशी हुई कि हाँ यहाँ पे भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो सही में अच्छा पढ़ाते हैं। तो मुझे दिल से उस चीज को देख के खुशी हुआ। मैं सारे छात्रों से शेयर करूंगा कि सर के वीडियो को देखें, जो इंग्लिश जंक्शन बाय अजितेश सर चैनल है उसको आप जाके देखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, मैं सब्सक्राइब के लिए ऐसा कुछ नहीं फोर्स कर रहा हूं आप, लेकिन उस वीडियोस को जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद। अजितेश सर से आप मिले, जो भी हमारे आगे की सूचना होगी तो अजितेश सर से मिलकर मैं आप लोगों के बीच साझा करूंगा।